हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कनेक्ट क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे मेमोरी, ह्यूमन मेमोरीज एंड इसके टाइप्स। ह्यूमन मेमोरी कितने प्रकार की होती है और इनका क्या क्या यूज होता है। तो ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। पहली बात, मेमोरी क्या है? एक ब्रेन की पावर है। ब्रेन की पावर है जिसे हम यूज करते हैं हमारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए और उन चीज़ों को स्टोर करने के बाद उसे यूज करने के लिए। आई समझ में? पहला आता है उसका जो प्रोसेस है या उसकी स्टेप्स है जहाँ पे हमारी मेमोरीज हमारे दिमाग में रहती है। पहला आता है इनकोड इन्फॉर्मेशन। इनकोड इन्फॉर्मेशन में जहाँ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं थ्रू हमारे सेंसेस से, जैसे देखने से, सुनने से, फील करने से, टच करने से, जहाँ पे हमारे सेंसेस यूज होते हैं उसे कहते हैं इनकोड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में भेज रहे हैं। फिर आता है स्टोर इन्फॉर्मेशन। अब भेजने के बाद, दिमाग में भेजने के बाद दिमाग क्या करेगा? उसे स्टोर करेगा। उसे स्टोर करेगा कैसे? बार बार रिहर्स करने से, मीनिंगफुल उसका कुछ मीनिंग देने से, कुछ उसको मतलब देने से और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से वो हमारी जो मेमोरीज है जो हमने अपने सेंसेस से हमारे दिमाग में भेजी है फिर उसे वो स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद, अब स्टोर करने से तो काम नहीं चलेगा, हमें उसे बाद में यूज भी तो करनी होगी। फिर उसे उसके बाद हम करेंगे रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है जो हमने स्टोर की हुई है मेमोरी, अब हम उसे यूज कर रहे हैं या जी। और वो यूज कैसे होगी, किस फॉर्म में हो सकती है? रिकॉल, याद करने से, रिकॉग्नाइजेशन, हमें पहचान करने से, या रीलर्निंग। जहाँ पे हम रिकॉल करते हैं, रीलर्निंग करते हैं, उसे हम कहते हैं रिट्रीव। जहाँ पे हमारी पुरानी चीज अब हमने स्टोर कर दी, पहले हमने इन्फॉर्मेशन भेजी अपने सेंसर से, फिर वो स्टोर हुई, स्टोर होने के बाद अब हम उसे रिट्रीव कर रहे हैं, मतलब अब उसका हम यूज कर रहे हैं। जैसे आप समझो एग्जांपल, आपने फॉर्मूले याद करे कुछ एग्जाम के लिए हैं, बार बार रिपीट करने से, अब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अब हम उस फॉर्मूले को रिट्रीव करेंगे। हमने क्वेश्चन देखा, हमने समझ लिया, रिकॉग्नाइज किया कि ये क्वेश्चन में अब ये फॉर्मूला लगेगा, अब हमने उसे निकाला और यूज किया, उसे कहते हैं रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हम अपने स्टोर इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं और अब उसे यूज कर रहे हैं। मेमोरी इज नॉट अ सिंगल यूनिट बट इट इज अ मल्टी स्टेज सिस्टम। और ये मल्टी स्टोर मेमोरी मॉडल दिया था एटसन और शेफर ने इन 1968। ये 3 स्टेज मेमोरी सिस्टम होता है। पहला क्या होता है? सेंसर मेमोरी, जहां हमारे सेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, अगर सेंसस मेमोरी पे हम अटेंशन देंगे तो हम पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेज पर जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर इसे हम रिहर्स करेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे तो फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर हम सेंसस मेमोरी पे ध्यान नहीं देंगे तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पर नहीं आ पाएंगे, और अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पर रिहर्स नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पर भी नहीं आ पाएंगे। तो जरूरी है कि सेंसस मेमोरी से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे अटेंशन देनी पड़ेगी पहले, फिर हमें उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जो कि स्टेज शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। तो अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं और आगे के समझते हैं कि इनका क्या यूज है, उसे ये कितने टाइप्स है। जैसे मैंने बताया ये 3 मेन स्टोर्स हैं। पहला है सेंसर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी वर्किंग मेमोरी आती है, वो आगे हम पढ़ेंगे जैसे मैंने कहा। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी 2 प्रकार की मेमोरी होती है, स्प्लिट मेमोरी जिसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, और इसमें भी 2 प्रकार की आती है, एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेटिक मेमोरी। फिर सेकंड टाइप जो लॉन्ग टर्म में आता है इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसे हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। और ये इसमें 3 प्रकार की मेमोरी आती है, प्रोसीड्यूशनल मेमोरी, फ्रेमिंग मेमोरी एंड कंडीशन मेमोरी। तो धीरे धीरे हम ये समझेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी। पहला आता है सेंसस मेमोरी। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है सेंसस मेमोरी क्या होती है। सेंसस मेमोरी जहाँ पे हमारे सेंसस यूज हो, जैसे आप अभी भी सुन रहे हैं, आपका सेंसस यूज हो रहा है, स्क्रीन को देख रहे हैं, आपके सेंस यूज हो रहा है, उसे हम कहते हैं सेंसस मेमोरी। सेंसस मेमोरी का काम होता है हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ये कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? सेंसस मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है, ये सिर्फ मिली सेकंड से लेकर 2 सेकंड के बीच में होती है। इसकी कैपेसिटी लार्ज होती है, फंक्शन इसका टेम्परेरी होता है, ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होती है और रिक्वायर्स अटेंशन टू कंटिन्यू। अगर हम इसे अटेंशन देंगे तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी, अगर हम इसे नहीं देंगे तो ये यहीं पे बस हमारे दिमाग में इमेजिन बनाएगी, फिर आगे वो चली जाएगी और वो वहीं पे पिछली वाली जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब इस सेंसस मेमोरी के कितने टाइप है, इसमें भी टाइप्स आते हैं। तो पहला है आइकॉनिक मेमोरी, जहाँ पे विजुअल मतलब देखने का काम हो रहा है। जैसे अब आप स्क्रीन देख रहे हो, ये आपकी सेंसेस में मतलब दिमाग में भेजा, आपका स्टोर हो रहा है, पर ये कितने ड्यूरेशन की होगी? सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए, सिर्फ मिली सेकंड के लिए ये हमारे दिमाग में रहेगी। अगर हमने अटेंशन नहीं दिया तो ये पिछली वाली गायब हो जाएगी और नई स्क्रीन वाली जो हम बोल रही हूँ जैसे जैसे वो नई नई आगे आगे बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल से समझो कि सीइंग अ लाइटिंग आफ्टर इमेजिन, जैसे हम फोटो क्लिक करें, हमारी फ्लैश लाइट हमारी आई, एक बार ये आई, बस वो दिमाग से चली गई क्योंकि हमने उस पर जोर नहीं दिया। फिर आता है एक्वाटिक मेमोरी, जहाँ पे हम आवाज से हमारे सेंसेस, आवाज मतलब सुनने से हमारे दिमाग में हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। ये कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? ये होती है 2 से
4 सेकंड के बीच में। एग्जांपल से समझो, रिमेंबरिंग द लास्ट वर्ड स्पोकन। अब जो मैं बोल रही हूँ दिमाग में सिर्फ वो जो लास्ट वर्ड जो मैं बोल रही हूँ या मैं रुक रही हूँ वो वर्ड आपके दिमाग में बैठा होगा। वो जो पहले बार जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो आप भूल जाओगे, उसे कहते हैं एकोनिक मेमोरी। फिर आता है हैप्टिक मेमोरी। ये होती है टच, फील करना, जहाँ पे हम फील हमारे टच से हम हमारी सेंसेस से हमारे माइंड को बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं हैप्टिक मेमोरी। एग्जांपल, फीलिंग अ टेक्सचर ब्रीफली। हम कोई कपड़े को छू रहे हैं, कागज को छू रहे हैं, कोई दीवार को छू रहे हैं, ये इसे हम अपनी मेमोरी दिमाग पे पहुंचा रहे हैं। रोल ऑफ अटेंशन, ओनली इन्फॉर्मेशन दैट रिसीव्स अटेंशन मूव टू एसटीएम। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम इसे अटेंशन देंगे तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, अगर हम इसे अटेंशन नहीं देंगे तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन वैनिश इंस्टेंटली, जहाँ अगर हमने अटेंशन नहीं दी तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंसस मेमोरी के बाद आती है, जहाँ पे हमने उसे अटेंशन दिया। ये भी टेम्परेरी बेसिस पे होती है। और कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन, कॉन्शियस, यहाँ पे हम अपना दिमाग यूज कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली हम इसे सोचने विचारने की कोशिश में होते हैं। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? पहले सेंसस मेमोरी कितनी थी? मिली सेकंड टू 2 सेकंड। अब हमने उसमें अटेंशन दिया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है 15 से 30 सेकंड के बीच में। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? जैसे हमने 7 वर्ड सुने तो हमें 2 वर्ड याद रहेंगे। ये किसने दिया था? मिलर ने। ये कॉन्सेप्ट दिया था मिलर ने, प्लीज ये याद रख लेना, ये मिलर ने दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? टेम्परेरी। ये भी टेम्परेरी ही होती है, अगर हम इसे रिहर्स नहीं करेंगे तो ये भी टेम्परेरी बेसिस पे ही होती है। मेनली एक्यूटिक एंड वर्बल, इसमें ज्यादा मेन सुनने वाले में से ज्यादा इस पे ज्यादा फोकस होता है। Why short term memory is limited? Decay. Information fades quickly. इन्फॉर्मेशन फेस क्विकली। क्यों ये लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन जल्दी निकल जाती है। इंटरफेरेंस, बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं इसलिए पुरानी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। बस यही है इसमें। फिर हम आते हैं मेंटेन रिहर्सल। अगर हम इस पर रिहर्स करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना ये कन्वर्ट नहीं होगी। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही आता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी मॉडल भी दिया था, प्लीज नाम याद कर लेना। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है पैसिव स्टोरेज, पर जो पैसिव स्टोरेज जो हमारे पास पहले से ही थे हम उसे यूज कर रहे हैं। पर जो वर्किंग मेमोरी होती है ना, वो एक्टिव प्रोसेसिंग मेमोरी होती है। एक्टिव प्रोसेसिंग मेमोरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमें खुद नाप तोल करना हो, जहाँ पे हमें खुद कैलकुलेशन करनी हो, उसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेसिंग लर्निंग, जहाँ पे हमारा दिमाग चल रहा हो। पैसिव मतलब जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमने बस उसे यूज किया। अब एक्टिव में क्या होगा कि जैसे आपको फॉर्मूला पता है, अब किसी क्वेश्चन दिया एग्जाम में, आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को यूज करके आपको उसको आंसर निकालना है, उसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेसिंग मेमोरी। या आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आप किराने स्टोर पे गए, डिफरेंस बता रही हूँ शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी के बीच में। आप किराना स्टोर पे गए, आपको लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पता थी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कि मुझे ये 5-6 आइटमें लेनी है। मम्मी ने कहा कि जाओ किराना स्टोर पे जाओ, आप ये चीजें लेके आओ। आप रिपीट करते रहे, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके दिमाग में था कि मम्मी ने 5 चीजें मंगाई, आप गए और वो ले ली। अब वर्किंग मेमोरी कहाँ यूज होगी? यहाँ पे जब उसमें डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना, किसी पे 10% डिस्काउंट है, किसी पे 20% डिस्काउंट है, उसे हम कहते हैं वर्किंग मेमोरी। आगे समझ में? नो डाउट, राइट। फिर इसके कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ये एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है ब्रेन का, जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, अटेंशन देता है, गिव्स डायरेक्ट अटेंशन, कि हाँ भाई मुझे इस चीज पे अटेंशन देनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेटिंग टास्क, एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ कोऑर्डिनेट करता है, पर इसकी भी लिमिटेड ही कैपेसिटी होती है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में का पार्ट है। वो हमने पढ़ा था कि वाई लिमिटेड, पीछे आप देख लेना नोट्स में कि ये लिमिटेड कैपेसिटी क्यों है। फिर आता है फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप होता है वर्बल सिस्टम। ये होता है 2 प्रकार की, फोनोलॉजिकल स्टोर। फोनोलॉजिकल स्टोर होता है जहाँ पे हमारी जो साउंड्स है वो होल्ड करते हैं, आवाज सुनना, याद करना। जैसे हमें पता है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की आवाज सुनते हैं तो हमें पता है कि ये हमारी मम्मी या पापा की आवाज है, उसे हम कहते हैं साउंड होल्ड। फिर आता है एक्युलेटरी रिहर्सल प्रोसेस, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। जैसे कि फॉर्मूले, एग्जाम अपने आप से जोड़ के समझ ला करो कि भाई मैं खुद तो एक्सपीरियंस लगाया करो, जिससे आपको ना ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग अ फोन नंबर बाय रिपीटिंग। आपको कोई फोन नंबर याद करना है, आपने 10-15 बार उसे रिपीट किया, आपके दिमाग में फिट हो गया, उसे कहते हैं आर्कुलेटरी रिहर्सल प्रोसेस। फिर जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, कंपोनेंट आता है, वो है विजुअल स्पेक्टिकल स्केच पैड, जहाँ पे इसमें विजुअल, इसमें जैसे नाम से ही पता चलता है विजुअल मतलब देखना। जैसे इसमें इमेजिन या कोई ऑब्जेक्टिव शेप्स वगैरह अपने दिमाग में फिट हो। जैसे हम रेड लाइट देखते हैं सिग्नल पे, तो हमारे वो इमेजिन फिट है कि रेड लाइट पे हमें रुकना है, तो उसे ही कहते हैं विजुअल स्पेक्टिकल स्केच पैड। फिर हम आते हैं एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक बफर वो चीज़ है जहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करा जाए। ये एक ब्रिज का काम करता है, क्रिएट लिंक्स बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आई समझ में? अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कोई
लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है और ये लाइफ टाइम के लिए है, फ्रॉम मिनट्स टू लाइफ है। ये लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म। इसके बाद हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी? पहला है ड्यूरेशन, वेरी लॉन्ग एंड परमानेंट। ये परमानेंट होती है और बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है, इसकी कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। ये मीनिंग, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, मीनिंग बेस्ड सेमेटिक, मीनिंग बेस्ड, जहाँ पे हम खुद अपनी कुछ मीनिंग को इमोशंस जोड़ रहे हैं, इसलिए तो वो लॉन्ग टर्म में है ना, वरना तो हम भूल जाते। अगर हमारे कोई मीनिंग, हमारा कोई इमोशंस वगैरह नहीं जुड़े होते तो हम उससे भूल जाते, राइट। फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड। ये मीनिंग है, कोई भी कुछ ना कुछ चीज से एसोसिएट है, इसलिए आज भी हमारे दिमाग में है। जैसे आप समझ लो कि जैसे हमें हमारे बचपन के कोई भी, जैसे हमें कोई खुशबू सूंघी, वो आज भी हम वो सोप की या कोई भी चीज़ की खुशबू सूंघते हैं तो हम बचपन में चले जाते हैं, बिकॉज हमारा उसके साथ एक कनेक्शन है, हमारे उसके साथ मीनिंग है, राइट। तभी हमें वो पुरानी बात याद आती है, इतनी देर नहीं आती। या हमने कोई पुराना गाना सुना या कुछ भी, हमारी कोई भी जैसे फोटो देखी तो हमें याद आ गई, वो हमारे साथ कुछ मीनिंग और इमोशन जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे स्टोर हुई है। जैसे मैंने 5th क्लास में हमारे एनुअल फंक्शन था, चलिए जैसे हमारे वाला, वो मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर उस पे हमारा एनुअल फंक्शन था। मैं आज भी वो गाना सुनती हूँ ना तो मुझे वो बचपन वाले एनुअल फंक्शन वाला डे याद आ जाता है, क्योंकि उसमें मेरे मीनिंग जुड़ा, मेरे इमोशन जुड़े हुए, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। हाउ इन्फॉर्मेशन एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी? इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहती है? पहला है इलेबोरेट, हम उसे एलोबरेट मतलब समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। मीनिंगफुल इनकोडिंग, हम इसे एक मीनिंग देते हैं। रिहर्सल, बार बार रिहर्स करने से हमारे दिमाग में रहते हैं। और एसोसिएशन, किसी के साथ मिलजुल कर हमने वो मेमोरी बनाई है तो इसलिए एसोसिएशन। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, पहला आता है एक्सप्लिसिट मेमोरी या डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये मेमोरी होती है जहां हम कॉन्शियस रिकॉल करते हैं, जहां हम खुद थोड़ा एफर्ट लगा के हम उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं। वर्बलाइजिंग नॉलेज, जहां पे हम कुछ ना कुछ हमारा दिमाग लगता है, जैसे हमने फॉर्मूले याद करे तो हमारा दिमाग लगा, राइट, तो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस रिकॉल। अब इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब जहाँ पे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़े हुए, पर्सनल, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे 5th क्लास में हमने चली, जैसे हमारे पे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था और हमने उस पर डांस किया, तो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, जहाँ पे हमें याद हो, या हमारे बर्थडे पार्टी, जब हम बचपन में हम बर्थडे पार्टी कैसे बनाया करते थे, या वो हमारे बचपन वाले सॉन्ग्स, या हमारे वो कुछ भी जो भी हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमें खुद को याद है, उसे हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। फिर हम आते हैं सिमेटिक मेमोरी में। सिमेटिक मेमोरी वो होती है जहाँ पे जनरल नॉलेज और फैक्ट्स होते हैं। जैसे जनरल नॉलेज, जैसे हमें जनरल नॉलेज में आएगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स दिल्ली ऑफ कोर्स, राइट। सो इट्स अ जनरल फैक्ट दैट वी लर्न in our life, that what is the capital of France, so we know that it's a Paris. We know it's a general fact. We know who is the prime minister of our India. We know Shri Narendra Modi ji, of course. So here's an example that Earth revolves around the sun. It's a general fact. We always know because we study in our schools. It's linked. It does not link to the personal experience, but a general facts, right? फिर आते हैं, आपको समझ आया, मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। सिमेटिक मेमोरी वो होती है जहाँ पे हमारे पर्सनल इवेंट्स लिंक नहीं होते, बल्कि नॉर्मल जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, नॉलेज होती है हमारे, वो दिमाग में होती है। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली। जैसे फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। जैसे सन कैसे रिवॉल्व करता है अर्थ के, वो अर्थ से रिवॉल्व करता है सन के, ये जनरल फैक्ट्स हैं। इसमें हमने खुद याद किया है, हमने खुद इसको ढूंढा है, इसलिए कॉन्शियस मेमोरी में आता है। फिर आता है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी इज अनकॉन्शियस मेमोरी, जहाँ इन विच वी डोंट हैव टू, मतलब जहाँ हमें कुछ ज़्यादा हमारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक स्किल्स एंड बिहेवियर हमारे दिमाग में हमारी फिट हो जाती है, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसे हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब फिर उसमें आती है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, जहाँ स्किल्स और हैबिट हमारे अपने आप बैठ जाती है। जैसे ड्राइविंग हो गई, टाइपिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, ये हमारी स्किल हो गई। ये हमें, अब हम टाइपिंग करते हैं तो बार बार नहीं देखते कि कहाँ कौन सा लेटर है, क्योंकि वो हमारी हैबिट हो गई। या आप समझ सकते हैं कि हमारी मम्मी है, अब मम्मी हमारी खाना बनाती है, तो अब उन्हें पता है कि पहले सब्जी कैसे बनानी है, पहले तेल डालना है, फिर जीरा डालना है, मसाले डालने, सब्जी डालनी है, कितनी उन्हें सीटी बनानी है। अब उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हैबिट में हो चुका है कि उनके पास, उन्हें पता है ये इतनी चीज डालनी है, ये कब डालनी है, ये कैसे डालनी है, वो उसकी हैबिट में होगी। उसे कहते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी, जहाँ हमारी हैबिट बन जाती है। कोई भी जैसे ड्राइव करता है, मैनुअल कार ड्राइव करते हैं, तो उसे पता है कि गियर ऐसे करना है, वैसे करना है, उसकी ब्रेक क्लच वगैरह उस पर उसके हाथ बैठ गया, क्योंकि उसे पता है कि उसके एक स्किल हो गया ना। अब जैसे कोई कारपेंटर है तो उसे पता है कि मुझे ऐसे ऐसे करके टेबल बनानी है, चेयर बनानी है, उसकी हैबिट में हो गया, उसे हम कहते हैं प्रोसीड्यूरल मेमोरी। फिर आते हैं प्रीमिंग। प्रीमिंग होती है, प्रीमिंग पीरियड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सेस फास्टर रिकॉग्नाइजेशन, सीइंग अ डॉक्टर हेल्प्स रिकॉल नर्स। प्रीमिंग का मतलब होता है जहाँ हमारी पुरानी चीज, हमारी नई चीज
में हमारी हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल, हमने ऐसे राइटिंग सीखा इंग्लिश में, पर अब जब हमने सोशल साइंस लिया तो वहाँ पे जो मैम ने दे दिया कि एनवायरनमेंट पे ऐसे राइटिंग करो, तो अब हमें उस पर वो हमारी मदद हो रही है, हमें हेल्पफुल हो रही है ऐसे राइटिंग। क्योंकि हमने वो पहले इंग्लिश भी सीख लिया था कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है। तो उसे कहते हैं हम, जब पुरानी चीज़ हमारी नई चीज़ में हमारी हेल्पफुल हो उसे हम कहते हैं फिर आता है कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग क्या होती है, जहाँ पे हमें बताया जाए कि इस चीज़ पे ये आंसर लिख लेगा। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल समझो, जैसे मेरे पापा होते हैं गुस्सा तो वो आंख दिखाते हैं, ऑफकोर्स आंख दिखाएंगे, तो वो मेरी कंडीशनिंग कहता है भाई पापा गुस्सा है तो उनके सामने नहीं बोलना या उनके सामने नहीं जाना। तो ये कंडीशनिंग है। या आप कहो कि किसी के जैसे घर में डॉग होता है, उन्हें पता है कि बेल बजाते ही वो पता गेट पर खड़े हो जाते हैं। हमारे सामने पड़ोसी है, उनके घर में डॉग है, तो उनके कोई भी से घंटी बजाता है ना, डोर बेल बजाते हैं, तो वो सबसे पहले निकल के आते हैं। उसकी कंडीशनिंग होगी, मतलब कोई डोर बेल बजा रहा है तो उसका मतलब कोई बाहर है, तो उसे हम कंडीशनिंग करेंगे जहाँ पे हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स उसके साथ कनेक्ट हो। आई समझ में? फिर हम आगे बढ़ते हैं, वाई डू वी फॉरगेट, हम क्यों मेमोरीज भूल जाते हैं। डिकेड मेमोरी, डिकेड थ्योरी। डिकेड थ्योरी इसमें क्या होता है कि जैसे हम लॉन्ग टर्म हम कोई भी चीज़ जैसे यूज़ नहीं कर रहे होते, यूज़ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे मेमोरी हमारी क्या होती है, मिटती जाती है। जैसे आप फिर मेरे एग्जांपल से समझ सकते हो कि मैं टेंथ में मैथ के जो फॉर्मूले हैं मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे वो भी लाइफ में यूज़ नहीं हो रही, बिकॉज मैं अब आर्ट स्टूडेंट हो गई हूँ, मैथ का मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे अब इतना यूज़ नहीं होता जितना हम उस वक्त हम यूज़ किया करते थे। तो आज मुझे कोई पूछ ले क्या पोटेंशियल के फॉर्मूले भी नहीं आते, अरे भाई नहीं आते, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किए, क्योंकि मेरे वो यूज़ में नहीं है। उसे कहते हैं डिकेड थ्योरी, जहाँ हम टाइम के साथ साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी वो होती है जहाँ पे हमारी दो चीज़ एक साथ टकरा रही है, जैसे नई और पुरानी, पुरानी और नई, जहाँ पे हमारी दो हैबिट या दो मेमोरीज एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी में भी दो टाइप आते हैं। पहला आता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जहाँ पे हमें पुरानी चीज़ तो याद है पर नई चीज़ याद नहीं हो रही। वही समझ, जहाँ हमें पुरानी चीज़ तो याद है पर नई चीज़ याद नहीं हो रही, जैसे कि हमने कोई भी पासवर्ड नया लगाया, हमें पुराना पासवर्ड याद है पर नया पासवर्ड हम भूल गए। या हमने कोई फ़ोन नंबर नया लिया, हमें नया फ़ोन नंबर याद नहीं हो रहा पर पुराना फ़ोन नंबर हमें याद है। ठीक है। या हम मैनुअल कार से हम ऑटोमेटिक कार पर आ गए पर हैबिट हमारी अभी भी मैनुअल कार की है, तो उसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ पे हमारी पुरानी आदत अभी भी नई आदत पे भारी पड़ रही है, उसे इंटरफियर कर रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। फिर आता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जहाँ पे हम पुरानी आदत भूल चुके हैं और अब नई आदत हम इसमें धीरे 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 सीख रहे हैं। जैसे फॉर गेटिंग एन ओल्ड मोबाइल नंबर आफ्टर लर्निंग अ न्यू फोन नंबर, जैसे हम पुराना फोन नंबर भूल चुके हैं और हम नया फोन नंबर अब हमें याद है कि अब हमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारा पुराना फोन नंबर क्या है, अब हमें वो याद नहीं आएगा क्योंकि अब हमने नया फोन नंबर यूज कर लिया है। आई समझ में? अब जैसे वही बात है कि जैसे हमने ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुए हैं और अब हमको कोई कह दे कि मैनुअल कार चला लो, तो अब हमारा वो ऑटोमेटिक वाला ही सिस्टम होगा फिट स्किल, क्योंकि अब हम मैनुअल कार हमने कई देरों से चलाई नहीं है। फिर आता है डिटेल फेलियर। डिटेल फेलियर में ये होता है कि जहाँ पे हमें थोड़ी मोटी क्लू है कोई चीज़ की पर वो सारी चीज़ याद नहीं आ रही। अब इससे बढ़िया, अब हम स्टूडेंट्स हैं, हम पे एग्जाम देते हैं तो हम इससे बिल्कुल एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें वो वर्ड याद नहीं आएगा जो जिससे हमारा आंसर निकल जाए, हमें दुनिया जहाँ की सारी चीज़ याद आ जाएगी पर वो एक वर्ड जिससे हमें आंसर सही निकल जाए वो याद नहीं आएगा। उसे हम कहते हैं रिट्रीव फेलियर। जहाँ पे कोई क्लू की कमी हो, जहाँ पे बस हमें सब चीज़ पता हो, बस वो एक मेन पॉइंट जो होता है वो याद नहीं आ रहा, वो पेज का पूरा वो लिखा आ जाएगा पर वो जो मेन पॉइंट है वो याद नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं रिट्रीव फेलियर। क्लू डिपेंड फॉरगेटिंग, जहाँ पे हम वो एक मेन पॉइंट भूल जाते हैं। मेमोरी एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एक्सेस ड्यू टू मिसिंग रिट्रीव क्लूज। कॉन्सेप्ट रिकॉल्स इंप्रूव व्हेन प्रॉपर क्लूज आर अवेलेबल। अगर हमें वो क्लू मिल गया तो हम वो उसका आंसर ढूंढ पाते हैं, पर अगर नहीं मिला तो हम भूल जाते हैं। फिर आता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई या कोई ट्रोमेटाइज्ड कोई एक सीन हुआ या हमारे दिमाग में कुछ हमने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे हम भूलना चाहते हैं, फिर हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसे भूलने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। जिसे हम खुद कॉन्शियसली जानबूझ के अनजाने हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं। कोई भी आपके साथ पास एक्सपीरियंस हो या कुछ भी हो, इसे हम कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। आई होप ये यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ ह्यूमन एंड इसके ह्यूमन मेमोरी के टाइप्स के। अब हम कल